नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सम्मुख जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं, वो कई दफ़े जो परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, उनका समावेशित रूप से एक प्रश्न पत्र मैंने तैयार किया है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पटवारी या लेखपाल की बात करें या समूह गौ की बात करें या अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होने जा रही हैं, और जो फॉरेस्ट गार्ड की यदि बात करें हैं या जितनी भी आयोजित होंगी, ये उसके दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। जो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये कई दफ़े एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो पहला प्रश्न है आपके सम्मुख से ये इस प्रकार से है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिले हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं दोस्तों, जो अशोककालीन जो शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, वो आपके श्रीनगर के अंतर्गत ये प्राप्त हुए हैं। यदि हम बात करें अशोककालीन कुछ जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, वो हमारे कालसी जो देहरादून के अंतर्गत है, वहाँ पर भी ये प्राप्त हुए हैं। यदि हम बात करें अशोककालीन जो शिलालेख की बात करें, हम शिलालेखों की बात कर रहे हैं, तो ये आपके श्रीनगर के अंतर्गत ये प्राप्त हुए हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न 2 की तरफ। ये कह रहा, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। मैं आपके सम्मुख से कुछ कथन रखूँगा, इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है आपको बताना है। दोस्तों, जो पहला कथन है आपका, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में स्वतंत्र 1949 में मिला, क्या ये सत्य है? या फिर टिहरी बांध वर्ष 1972 में प्रस्तावित किया गया, या फिर टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर का। ये कह रहा है, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। बिल्कुल सही दोस्तों। जो टिहरी जो से संबंधित जो इसमें कथन जो सत्य है, ये कहता है जो विलय के पश्चात जो टिहरी क्षेत्र को काटकर क्या किया गया था, एक मंडल के रूप में इसे विकसित किया गया था। एक या कहे पर्यटन स्थल के तौर पे इसे विकसित किया गया है, जो अपने आप में एशिया के क्षेत्र में अपने आप में एक पहला स्थान रखता है टिहरी डैम। ये इस बखूबी कृत्रिम झील के तौर पे यदि कहें, कृत्रिम जो डैम बना है, वो अपने आप में एक क्या है, एक मंडल के रूप में विकसित है, ये गठित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? जो कत्यूरी राजवंश का जिसने स्थापना की थी, वो कौन था? वो वासुदेव द्वारा कत्यूरी वंश की क्या की स्थापना की गई थी। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई दफ़े यदि हम कहें ग्रुप सी के अंतर्गत, ग्रुप 28, ग्रुप 34 या कहें G5, G10, G8 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस राजवंश का चिन्ह गाय है? किस राजवंश का चिन्ह गाय है? ये ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि ये किसका चिन्ह था, गाय। दोस्तों, ये चंद वंश के राजाओं का चिन्ह था जो गाय। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें नंबर का जो प्रश्न है, कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना हुई। कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत कांग्रेस ने कब अपनी स्थापना की या कांग्रेस की स्थापना हुई? दोस्तों, यदि मैं कुछ 4 ऑप्शन आपके सम्मुख से रखूं, आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले इसका आंसर दीजिएगा। 1912 में, या 1914 में, या 1916 में, या 1920 में। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें। यदि नहीं आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में ही इसका उत्तर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था, कौन था राजनीतिक वंश? ये कुणिद शासकों द्वारा राजनीतिक तौर पे इसमें क्या गया था, राजनीतिक गतिविधियों के तौर पे यहाँ पर क्या गया था, शासन स्थापित किया गया था। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सुझाव अवश्य दें। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी जिसके बाद पौड़ी स्थानांतरित किया गया? देखिए, जो ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी जिसे बाद में पौड़ी स्थानांतरण कर दिया गया था, ये कौन सा था? दोस्तों, ये श्रीनगर पहले क्या था, ब्रिटिश गढ़वाल की क्या थी, ये राजधानी थी, जो बाद में हस्तांतरण करके क्या कर दिया था, पौड़ी में कर दिया गया था, जो श्रीनगर में इसको किया गया था। ठीक है, पौड़ी से हस्तांतरण करके इसे श्रीनगर में विस्थापित कर दिया गया था। अब बात करते हैं 8वें नंबर की जो प्रश्न है, वो पश्चिमी नेपाल के राजा
अशोकचल्य के ने कब कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया? ठीक है दोस्तों, जो पश्चिमी नेपाल के जो राजा थे अशोकचल्य ने कत्यूरी राजाओं पर आक्रमण कब किया, राज्य पर आक्रमण कब किया? ठीक है, यदि हम बात करें ये जो इनके द्वारा जो आक्रमण किया गया था दोस्तों, ये 1191 में इनके द्वारा इन पे आक्रमण किया गया था। ठीक है, अब 90वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख कहाँ मिलता है? क्या है इस संबंध में हम जानेंगे दोस्तों। इसका जो हमें उल्लेख जो प्राप्त होता है, क्योंकि ये प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो ये जो लेखों के माध्यम से हमें पता चला कि ललित सूर्यदेव के जो पुत्र थे भूदेव, वो राजा बनने का जो उल्लेख उनके द्वारा हमें ये शिलापटों पर ही हमें मिला है। यहाँ पर इनके लेख खुदे मिले हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें नंबर की प्रश्न। आज़ाद हिंद फौज में 23,266 भारतीय सैनिक थे, जिसमें गढ़वाली सैनिकों की संख्या क्या थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपीएससी के अंतर्गत भी पूछा गया है, और तो और यूकेपीएससी और जो नायब तहसीलदार का जो परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया है, और जो 2011 में जो समूह गाँव का पेपर हुआ था, या मैं बात कहूँ समूह 28 का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, उसी से भी ये प्रश्न मैंने लिया हुआ है। अब आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापित थी भारत में, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी, उसमें जो 23,266 जो भारतीय सैनिक थे उसमें टोटल, उसमें हमें ये बताना है कि गढ़वाली सैनिकों की संख्या क्या थी। उसमें जो गढ़वाल से जितने भी सैनिकों ने प्रतिभाग किया था उनकी संख्या आपको बतानी है। ये जो संख्या थी आज़ाद हिंद फौज में, जो गढ़वाली सैनिकों की जो संख्या थी दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, 2,500 सैनिक, केवल गढ़वाली सैनिकों की संख्या 2,500 सैनिक इसमें थे। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है जो उत्तराखंड के लिए गौरवशाली का विषय है। अब बात करते हैं उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। आप सोचोगे कि बहुत आसान क्वेश्चन है, मगर दोस्तों कई दफ़े ये क्वेश्चन हम हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। इसको आपको समझना होगा कितना है दोस्तों। उत्तराखंड का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, इसका उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है हमारा। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूँ, 53,483 किलो वर्ग का ये क्या है, क्षेत्र है उत्तराखंड का संपूर्ण। ठीक है, अब बात करते हैं 12वें नंबर का प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? अब उत्तराखंड का ऐसे जिलों का अधिकांश जो भाग है जो गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है वो बताना है आपको। कौन सा उसका अधिकांश भाग? देखिए, अब मैं बात करूँ, अगर नैनीताल को ले लें तो नैनीताल का क्या हुआ, अधिकांश भाग जो आता है वो आधा पर्वतीय आता है, आधा मैदानी आता है। इसी प्रकार से उधम सिंह नगर का ले लीजिए, इधर पौड़ी का ले लीजिए, देहरादून का ले लीजिए, उसमें भी क्या आता है, उसमें पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र आता है। अब उत्तराखंड के अधिकांश भाग कह रहे हैं ना, सर्वाधिक भाग यदि हम कहें तो ये कहना उचित होगा। ठीक है, ये जो भाग आता है, ये हरिद्वार ऐसा जिला है जिसका जो भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक रूप में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं 13वें नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख इस प्रकार है। जो 13वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला है। अब हरियाणा को कौन सा जिला हमारा स्पर्श करता है ये आपको बताना है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो यूपी के 4 सीमाओं को छूता है, कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हरियाणा को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला है, ये बताना है आपको दोस्तों। जो हरियाणा को जो स्पर्श करता हुआ जो ज़िला है ये देहरादून है, जो हरियाणा को स्पर्श करता है, जहाँ पर से हमें देखने को मिलता है जैसे एनसीईआरटी जो थोड़ा सा दिल्ली का जो पोर्शन भी ये इसे छूता है और हरियाणा का हिस्सा भी इसे छूता हुआ आगे को बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूँ, कभी आता है क्वेश्चन उत्तराखंड के कौन सा ज़िला है जो 5 ज़िलों को स्पर्श करता हुआ जाता है, या उत्तर प्रदेश के ज़िलों को स्पर्श करता है। ये उधम सिंह नगर है जो यूपी के कुछ ज़िलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, अब बात करते हैं 14 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, ये आपको बताना है।
लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित। कभी कोई देखिए आपके सम्मुख से इस प्रकार से प्रश्न पुटअप किए जाएंगे तो आपको उसमें झिझकना ना है, अपना कॉन्सेंट्रेट बनाए रखना है और समझना है पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। यदि हम बात करें तो वह शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में ये स्थित है। देखिए लघु हिमालय जो है वो शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत और महान हिमालय पर्वत श्रेणियों से के मध्य में ये स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं 15 नंबर का जो प्रश्न है, गौर से देखें। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या उत्कुट कूप पाए जाते हैं। अब पाताल तोड़ मतलब कहने को मतलब कि पाताल से समझ है कि पृथ्वी की गहराइयों की बात कर रहा है। देखिए पाताल कब कहा जाता है, ठीक है। अब पातोड़ ये जो होता है पृथ्वी का वो उस भाग को कहा जाता है जहाँ पर क्या होता है, या 4 ऑप्शन में रखूँगा जिसमें आपको भाबर में कहें या तराई में कहें या शिवालिक पहाड़ी में कहें या इसमें से कोई नहीं। यदि हम बात करें पाताल तोड़ जो नाम दिया गया किस भाग को, ये किस भाग में पाए जाते हैं या कहे जा रहे, ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत ये उत्कृष्ट कूप पाए जाते हैं। देखिए जहाँ पर से क्या होता है पानी ज़मीन से निकाला जाता है, कुएं पाए जाते हैं। अब पाताल तोड़ का मतलब ये होता है कि भैया ज़मीन की उन गहराइयों से पानी निकालना। अब देखिए जो भी कुएं बनते हैं वो ज़मीन से बहुत 40 फीट या 20 फीट नीचे गहराई में बनते हैं, कोई सतह पर तो होते नहीं, इसलिए इसे पाताल तोड़। कभी भी क्वेश्चन अगर आता है पाताल तोड़ किससे संबंधित है तो कुएं से। अब उसके अगर ये उत्कृष्ट कूप नहीं लिखा होगा तो पाताल तोड़ लिखा होगा तो कुएं से इसका संबंध है। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 16 प्रश्न का। ये खतलिंग ग्लेशियर किस जनपद में है। खतलिंग ग्लेशियर की बात करें दोस्तों, ये किस जनपद में है आपको बताना है। मैं आपके सम्मुख से कुछ ऑप्शन रखूंगा, पिथौरागढ़ जनपद में है या टिहरी जनपद में है या चमोली जनपद में है या उत्तरकाशी जनपद में है। कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर जल्दी दें मेरे से पहला। दोस्तों ये जो ग्लेशियर स्थित है ये है आपका टिहरी जनपद के अंतर्गत ये खतलिंग ग्लेशियर आता है। ठीक है, हार्नब्लेड अभ्रंग सिट कोलाइट एंड ग्रेनाइट किस जिले में प्रमुखतः पाया जाता है, ये बताना है आपको। बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन और घुमाने वाला क्वेश्चन है, ये इसे ध्यान में रखिएगा। यदि मैं बात करूं ये गढ़वाल के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, किस जिले का प्रमुख है, ये गढ़वाल के अंतर्गत ये आता है। गढ़वाल जिले में जैसे अब बात करूँ पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, इसे अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं 18 प्रश्न का। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई दफ़े आता है मगर बच्चे इसे क्या करते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में गलत कर जाते हैं। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है आपको बताना है। 27वां राज्य है। 9 नवंबर 2000 को इसका क्या हुआ था स्थापना, इसकी गठना हुई थी, इसको स्थापित किया गया था। उत्तराखंड राज्य जो बनकर हमारे सम्मुख से पर्वतीय राज्य जो बन के सम्मुख से आया 27वां राज्य के तौर पर, और 28वां राज्य झारखंड के तौर पर बना। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इसी से एक फैक्ट आपके सम्मुख से मैं रखा हूँ। दोस्तों कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वर्तमान समय में कितने राज्य हैं और आप क्या जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य के तौर पे है या केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे है, या 370 धारा क्या है, ये भी इस संबंध में एक वीडियो में अलग से लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 19वें नंबर का जो प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूरी कहा जाता है। रूरी कहा जाता है, किसको कहा जाता है ये बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए जो उत्तराखंड में जो स्थानीय भाषा में रूरी कहा जाता है ये ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। ठीक है, रूरी ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है, स्थानीय भाषा में कहा जाता है। अगर हम यदि हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो हम रूरी कहा जाता है उसे स्थानीय भाषा में। ठीक है, अब राज्यों में ग्रीष्म ऋतु में अधिक वह न्यूनतम तापमान वाला जिला वाली जगह है। ठीक है, अब राज्य के ग्रीष्म ऋतु प्लस क्या है उसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान वाली जगह कौन सी है ये आपको बताना है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपके सम्मुख से कुछ ऑप्शन रखूँगा। ठीक है दोस्तों, या पंतनगर या जोशीमठ, या फिर बात करूँ अल्मोड़ा या पौड़ी गढ़वाल, ये जिसमें राज्य के जो ग्रीष्मकालीन या इसमें अधिकांश तापमान होता है, या
तापमान न्यूनतम रहता है, या इस पर, ठीक है, ये या फिर हरिद्वार नैनीताल, या नैनीताल और ऋषिकेश। दोस्तों यदि हम बात करें जो राज्य में ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश तापमान और न्यूनतम तापमान की बात करें, या तो अधिक गर्मी होगी या दोनों का मिश्रण देखने को जो मिलता है वो पंतनगर और जोशीमठ के अंतर्गत ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये इसका जो ऑप्शन रहेगा आपके सम्मुख से ये रहेगा कि पंतनगर और जोशीमठ इसका सही उत्तर है, ठीक है। 21वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, स्थानीय भाषा में बुग्याल किस ऋतु को कहा जाता है? किस ऋतु में कहा जाता है आपको बताना है दोस्तों। ये ग्रीष्म ऋतु या ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है, या वर्षा ऋतु में कहा जाता है, या शीत या शरद, इसमें से कौन से ऋतु को कहा जाता है? ये जब वर्षा ऋतु होती है उस समय को जो स्थानीय भाषा में बस याल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों को ये चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा हो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और कमेंट सेक्शन में आप किस वीडियो को देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर, तो वो बताइए, हम उससे बनाने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न 22वां नंबर का जो प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा की मात्रा है किस राज्य में? सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? वर्षा की क्या मात्रा होती है, ठीक है। अब मात्रा मतलब कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है ये बताना है। राज्य में अगर हम उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखें तो यहाँ पर साल भर में 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न 23वें नंबर का जो प्रश्न है, स्थानीय भाषा में युंद किस ऋतु को कहा जाता है? ये बताना है आपको दोस्तों। ये शीत ऋतु को युंद कहा जाता है, शीत, ठीक है, ठंडी के मौसम को। अब बात करते हैं 24वां नंबर का प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है। शीतकाल में राज्य में न्यूनतम तापमान कहाँ का होता है? जब शीतकाल में कहते हैं कि सर्वाधिक ठंडा वाला, हम बात कर रहे हैं ठंडा, जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, सर्वाधिक क्या होता है? न्यूनतम तापमान यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। यदि हम बात करें, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ होता है दोस्तों। ये पंतनगर में सर्वाधिक क्या होता है? न्यूनतम तापमान यहाँ पर शीतकाल के दौरान देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? कि राज्य में जो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? यदि हम बात करें, ये आप सभी लोगों को पता होगा, नरेंद्र नगर पौड़ी जनपद के अंतर्गत ही आता है, सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं 26वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? या हम शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं और जो दून की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये कह रहा है ये। यदि हम बात करें, ये टर्शियरी, फिर लिखिए टर्शियरी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, मृदा, टर्शियरी मृदा यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। अब 27वें नंबर का जो प्रश्न है, वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये आप सभी लोगों को पता होगा कि वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये देहरादून जनपद के अंतर्गत है, क्योंकि ये वन से रिलेटिव है। तो ये पूरा जो वन अनुसंधान बना है वो पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है, ठीक है। यदि हम गाय शीशम की लकड़ी देगा इत्यादि लकड़ी का पूरा ये भवन पूरा लकड़ी का बना है। कभी आप जाओ तो इस अनुसंधान में कभी जाने की कोशिश करें, ऐसे देखें। अब बात करते हैं 28वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में जड़ी बूटी की प्राप्ति होने वाली किस्में लगभग हैं? उत्तराखंड में जितनी भी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं उनकी किस्में लगभग कितनी होगी उत्तराखंड में, ये बताना है आपको दोस्तों। यदि हम बात करें आपसे, जो उत्तराखंड में जो जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं वो अलग अलग किस्मों में 500 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं जो जड़ी बूटी के काम आते हैं। अलग अलग रोग निवारण के रूप में ये प्रयोग में लाई जाती हैं। अब अगला प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। 29वें नंबर का जो प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान व यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब सम्मिलित हुआ? जो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है और जो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की श्रेणी में रखा है, ये इसको कब सम्मिलित किया गया है, ये बताना है किस वर्ष इसको सम्मिलित किया गया है दोस्तों। जो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है
चमोली में, उसको 1988 में इसको क्या किया था, इसको विश्व धरोहर, यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। और साथ ही जो फूलों की घाटी है, ठीक है, फूलों की जो घाटी है राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को द्वारा ने इसे 2005 में इसको क्या किया था, विश्व धरोहर की सूची में भी इसे सम्मिलित कर दिया। देखिए कभी आ जाता है नंदा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें या फूलों की घाटी है तो 1988 में और 2005 के अंतर्गत इन्हें क्या किया गया, सम्मिलित किया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यह आपका 30वें नंबर का जो प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है, आपको बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये पता होना चाहिए, उनका कालक्रम पता होना चाहिए कि कौन सा जो वन्य जीव विहार है ये कब किस सन में बने, क्या है, ये पता होना चाहिए दोस्तों। यदि मैं बात करूं जो उत्तराखंड का जो सबसे पुराना वन्यजीव विहार है वो है आपका गोविंद वन्यजीव विहार है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि मैं बात करूं उसके पश्चात जिस वन्यजीव विहार का स्थापना हुई थी उत्तराखंड के अंतर्गत, ये हुई थी आपके केदारनाथ वन्यजीव विहार। 1972 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना हुई थी, ये उसके बाद का पुराना है। यदि बात करें 1993 में जो विस्थापित था जो वन्यजीव विहार, वो विनोद माउंटेन वैली जीवन वन्यजीव विहार स्थित है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 31वें नंबर का जो प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की जनपद में स्थित है, ये बताना है आपको। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की जनपद के अंतर्गत स्थित है दोस्तों। यदि हम बात करें, आपको पता होना चाहिए कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है, ये उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है, ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब 32वें नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है दोस्तों, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, ये बताना है आपको क्या है ये। यदि मैं बात करूं, आपको कुछ ऑप्शन रखता हूं आपके सम्मुख से, आप इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। अगर नहीं आएगा तो मैं इसका आंसर आपको सुन दूंगा। इससे पूर्व, मेरे आंसर देने से पूर्व आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे दें। ऑप्शन इस प्रकार से आपके सम्मुख से, पहला जो नंबर का है वो राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, या इसको या एक बाध कहा जाता है, या एक पहाड़ी कहा जाता है, या एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहा जाता है। दोस्तों जो कांचुला खर्क है ये पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पर क्या होता है, एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र यहाँ पर है, जो हमारे जो कस्तूरी मृग जो रेड बुक में जो सम्मिलित हो, ऐसे जीव जंतुओं को उस रेड बुक में सम्मिलित किया जाता है जिनका अस्तित्व इस पृथ्वी से समाप्ति की तरफ होता है। इसलिए कभी भी कोई भी राज्य का प्रतीक जब चिन्ह बनता है वो विशेष होते हैं, जो उनके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, क्योंकि वो उन चिन्हों को लेते हैं जिसकी विलुप्ति की कगार पर जो चीज़ पहुंच जाती है। अब देखिए जैसे हमारे उत्तराखंड में जो कस्तूरी मृग है, तो इसका क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका अवैध रूप से शिकार होना शुरू हुआ। लोगों ने इसे अपने निजी स्वार्थ के लिए इसे मारना शुरू करा। जो इसकी कस्तूरी होती है, जो इसका उसको बेचना, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचना शुरू करा, तो इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा शिकार हुआ। तो ये कुछ ही गिने चुने बच गए थे, जिसे आप हाथ उंगलियों में काउंट कर सकते हैं। तो सरकार इसके प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर रही और उन्होंने कांचुला खर्क का इसकी स्थापना की, जहाँ पर इनका क्या होता है, कस्तूरी मृग का जो प्रजनन केंद्र है, इनकी ब्रीड कराई जाती है। यहाँ पर पहले क्या किया जाता है, मादा और उनके बच्चे पैदा होते हैं, जो उसको फिर बाद में थोड़ा बड़ा होता है तो इनको जंगलों में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं 33वें नंबर का प्रश्न, सेंटर ऑफ इको टूरिज्म एंड सेंटिवेलिन बिल हेलीवीट की स्थापना की गई, कब की गई इसकी स्थापना, ये बताना है आपको दोस्तों। इसकी स्थापना की गई, क्यों की गई, या ये चूना खान पाई गई थी यहाँ पर, इसलिए इसकी स्थापना ये की गई थी। क्योंकि सेंटर ऑफ इको टूरिज्म की यदि हम बात करें तो इसमें क्या था, चूना खान यहाँ पर हमें प्राप्त हुई थी, चूने की यहाँ पर भंडार मिले थे, तो इसलिए इसको स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं 34वें नंबर का जो प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना का आरंभ कब किया गया उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है। हम कहें भारत सरकार द्वारा, जो केंद्र सरकार द्वारा जो भारत सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब आरंभ की गई थी, ये बताना है आपको। मैं आपके सम्मुख से कुछ ऑप्शन दूंगा, 1973 में, या 1975 में, 1977 में, 1989 में कब किया गया था दोस्तों। यदि हम बात करें जो भारत सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर जो
परियोजना की गई थी वो 1973 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसका भी वही कारण है, जैसे मैंने आपको जो बताया था, जो हमारा कस्तूरी मृग की, उसी प्रकार से क्या हुआ, हमारे देश में टाइगरों की जो संख्या थी वो धीरे दिन पर दिन क्या हो रही थी, इनका भी अवैध प्रकार से शिकार होने लगा, इनकी खाल का भी अपहरण होने लगा, हड्डियों का। इस वजह से क्या हुआ, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, जिसमें इसके अंतर्गत क्या होता था, जो जितने भी टाइगर हैं उनको ट्रैंकुलाइजर के रूप से उनमें पहचान लगाई जाती थी, उनकी संख्याओं का पता लगाया जाता था, उनकी हरकतों पर पता लगाया जाता था, उनकी ब्रीड को भी इसमें क्या जाता था, बढ़ाया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं जो बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट था वो किससे संबंधित है, आपको ये बताना है दोस्तों। यदि मैं बात करूँ, ये है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ये एक प्रोजेक्ट था, जिसमें बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट जिससे संबंधित था, ये था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखोगे आप तो जो एशिया के जो टाइगर हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर टाइगरों की विभिन्न प्रजातियाँ भी देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर ये इस कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर ये सुरक्षित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36वें नंबर का जो प्रश्न है, भारत का वाटर बैंक कहाँ है। जो वाटर बैंक की बात करें, जो पानी में तैरता हुआ बैंक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये भारत में कहाँ स्थित है। ये प्रश्न भी कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया है। यदि मैं बात करूं, समूह गाँव में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत पूछा गया था, और ये यूके पीसीएस के अंतर्गत पूछा गया था, और यूपी पीसीएस में भी ये पूछा गया था, और यूपीएससी के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो भारत का वाटर बैंक कहा जाता है, जिसे वो हिमालय को कहा जाता है, पानी में तैरता हुआ बैंक मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो वाटर है वो बैंक से कम नहीं होता है, इसलिए हिमालय को क्या कहा जाता है, भारत का वाटर बैंक कहा जाता है। ठीक है, अब 37वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखते हैं। 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली वह कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी। चमोली जिले का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर क्या है, सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या है, पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ पर 10वें गुरु ने, इनकी सिख के 10वें गुरु ने यहाँ पर तपस्या की थी। ये लोकपाल भी कहा जाता है इसको, जिसे हम लोग इसे हेमकुंड साहिब के नाम से जानते हैं। ये चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। हेमकुंड साहिब जो क्या बोलते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र में स्थित ये बर्फ़ से घिरा हुआ वह स्थान है, जहाँ पर बीचों बीच में कुंड है, और यहाँ पर जाके अलौकिक शक्ति ऐसी प्राप्त हो जाती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो स्वर्ग का एक एहसास होता है। इस स्थान पर जाके कभी आप लोगों को समय मिले तो इस स्थान पर अवश्य जाइए। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कोई कहता है विष्णुप्रयाग से, कोई कर्णप्रयाग से, कोई कहता है देवप्रयाग से, कोई कहता है रुद्रप्रयाग से। आपको सटीक पता होना चाहिए कि किस स्थान से भागीरथी को गंगा का नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, जो भागीरथी को जो गंगा के नाम से जो जाना जाता है, जो स्थान है वो है आपका देवप्रयाग से भागीरथी को आगे को गंगा के रूप में जाना जाता है। अब भागीरथी नदी निकलती है, अब भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है ये बताना है आपको। भागीरथी जो नदी निकलती है, जिसे हम गंगा के रूप में जानते हैं, ये क्या होती है, गौमुख से निकलती है। अब देखिए, कभी क्वेश्चन आता है कि हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि गंगा का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, तो ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं कि गौमुख से होता है। अब ये नहीं जानते हैं कि भैया जो गंगा का नाम तो आपको देवप्रयाग से पड़ा, इससे पूर्व जो नदी बहती हुई आगे को निरंतर बही है वो भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, गोमुख से है। अब हम सिंपल सी भाषा में क्या कहते हैं, गंगा का जो उद्गम क्षेत्र है वो गोमुख है। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें तो वहाँ पर से गंगा को उस नाम से जाना गया है, क्योंकि देवप्रयाग से आगे को गंगा कहा गया ना, उससे पहले तो वो भागीरथी नदी के तौर पे जानी गई है, इसलिए भागीरथी का जो उद्गम क्षेत्र है वो गोमुख है। ठीक है, अब बात करते हैं 40वें नंबर का। वेहणी गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्ष तक रही।
ठीक है। अब विहरणी गंगा से जो अवरुद्ध हुआ जो क्षेत्र रहा, वो वहाँ पर एक गौना झील कितने वर्षों तक रही ये बताना है आपको दोस्तों। जो ये झील का जो निर्माण रहा वो रहा आपका 62 वर्षों तक ये झील वहाँ पर स्थित रही। विहरणी गंगा से, ये विहरणी गंगा से क्या होता है, अवरुद्ध हो जाती, इस दर से कट गई थी, उसका बहाव क्षेत्र जो बना था उससे क्या हुआ, उसके कटाव से ये गौना ये झील का निर्माण हुआ, ये 62 वर्षों तक ये रही। ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है। टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए भैया। टेहरी ये हमारा जो, यदि हम टेहरी बांध की बात कह रहे हैं तो ये एशिया का सबसे बड़ा बांध है जहाँ पर कई मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और यूपी का, भारत के कई क्षेत्रों में इससे क्या हो जाता है, सिंचाई किया जाए। यदि हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, बिहार और इत्यादि क्षेत्रों में इसे क्या होती है, सिंचाई भी की जाती है। ये एक तरफ से हमारा क्या है, लाइफ लाइन है। ठीक है। अब बात करते हैं टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है। टेहरी जो बांध है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप ये मत लिख देना यमुना, ये मंदाकिनी या अलकनंदा मत कर देना। अब जो टेहरी बांध जो स्थित है वो है आपकी भागीरथी नदी पर। ठीक है। अब बात करते हैं टेहरी से संबंधित अगला प्रश्न है, टेहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। अब टेहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों ये 2 नदियों के संगम पर ये टेहरी बांध स्थित है। यदि मैं बात करूँ, एक तो आपको पता है भागीरथी और दूसरा भिलंगना, ये टेहरी बांध इन 2 नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल किसे कहा जाता है। कुमाऊं की बात करें, गढ़वाल, ये मत देखिए, कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई ये सोचता है कि उत्तराखंड, जल्दीबाजी में पढ़ते हैं उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल, जो गलत हो जाता है प्रश्न। पहले प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना चाहिए। ये कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है। यदि हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वो नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है, वो भीमताल है। और ठीक है, भीमताल सबसे बड़ा क्या है, ताल है कुमाऊं क्षेत्र का। आप कोई कंफ्यूज मत खाइए, ना ही नैनीताल है, ना ही सात ताल है, ना ही कोई नौकुचिया ताल है। ये है आपका भीमताल सबसे बड़ा ताल के रूप में जाना जाता है। 1.5 या 2-3 किलोमीटर की ये रेंज है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, 44वें नंबर का जो प्रश्न है, किस ताल को देवियों का या मृत शक्ति का ताल भी कहा जाता है। ये आपको बताना होगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इसकी नोट्स आप बनाते हुए चलिए। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपके लिए ये कहीं भी हेल्पफुल हो एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, किस ताल को देवियों का या मातृ शक्ति का ताल भी कहा गया है। दोस्तों ये ताल को मातृ का ताल कहा जाता है। ठीक है। जहाँ पर इस ताल को देवियों का या मृत शक्ति का कहा जाता है तो ये मातृ का ताल को कहा जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जल स्रोत कौन सा है। जल स्रोत कौन सा है। यदि हम बात करें जो भारत का जितना भी वाटर है जो आता है हमें, जो यदि मैं बात करें मीठे पानी का जो सबसे बड़ा जो स्रोत है हमारा, वो है आपका हिमालय। भारत का क्या है, सबसे बड़ा जल स्रोत है जहाँ से हमें पीने योग्य जल प्राप्त होता है। ठीक है। मीठा पानी जो हमें प्राप्त होता है ये है आपका हिमालय। हिमालय से जो नदियाँ, अलग अलग नदियाँ जो प्रवाहित होकर आगे को बढ़ती हुई जाती है, जो भारत की जो सबसे बड़ी गंगा नदी है, जो कई राज्यों को इससे क्या होता है, जीवनदायिनी के रूप में, इसमें ये प्राणदायिनी रूप में ये आगे को निरंतर बढ़ती जाती है, फिर समुद्र में जाके मिल जाती है। ठीक है। ये हिमालय ऐसा स्रोत है जो पानी का भंडार कहा, या मैंने कहा ये आपसे इससे पूर्व जो कहा था मैंने, वाटर बैंक कहना इससे भी कम है ये शब्द, क्योंकि ये हमारा क्या है, लाइफ लाइन। यदि हम किसी को कहें लाइफ लाइन बैंक भी कहा जाए तो कम है। ठीक है। अब बात करते हैं 46वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य का सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है। राज्य का सबसे पुरानी सूती मिल की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये जो सूती मिल है भारत का, वो है आपका उधम सिंह नगर के अंतर्गत ये स्थित है, उधम सिंह जिले के अंतर्गत। ठीक है। ये सूती मिल है, राज्य का सबसे पुराना सूती वस्त्र मिल यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।